हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अब तक आपने ये देखा कि सभी अम्लों में क्या समानता है या सभी क्षारकों में क्या समानता है। ठीक है, हमने ये सीखा कि जब अम्ल का जलीय विलयन बनाया जाता है तो अम्ल H आयन देता है उसमें, और जितने भी अम्ल हैं वो सभी अपने जलीय विलयन में H आयन देते हैं। जल की उपस्थिति में ही वो जल आयन देंगे, वरना वो H आयन नहीं देते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि जो अम्ल हैं और क्षारक हैं वो सभी विद्युत के अच्छे चालक भी होते हैं। और सभी क्षारकों में क्या समानता है? सभी क्षारकों में ये समानता है कि वो अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। तो अब तक तो हमने सिर्फ यही सीखा है कि सभी अम्ल H आयन देते हैं जलीय विलयन में और सभी क्षारक OH आयन देते हैं जलीय विलयन में। और हमने ये भी सीखा कि सूचकों का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि दिया हुआ विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है, तो हम किसी भी रासायनिक पदार्थ को चखकर या छूकर ये नहीं बताते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारकीय है या दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए सूचकों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको किसी भी विलयन के बारे में पता करना है, अम्ल, क्षारकीय या उदासीन क्या है वो इन तीनों में से, तो आप कोई भी एक सही और जो आपको मिल सके, जो आपको अवेलेबल हो, वो सूचक आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से मिलने वाला सूचक है लिटमस पत्र, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है और उसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। तो इसलिए वैसे हम कोई भी सूचक का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने ये तो पता लगा लिया कि अम्ल का कैसे पता लगाएंगे या क्षारक का कैसे पता लगाएंगे, लेकिन अब बात ये आती है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो अम्ल हमारे पास है, ठीक है, उसने नीले लिटमस को लाल कर दिया तो ये अम्ल है, लेकिन ये अम्ल का प्रभाव कितना ज़्यादा है, मतलब कि ये अम्ल कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। अब यहाँ प्रबल या दुर्बल अम्ल का क्या मतलब है? प्रबल अम्ल, अब दुर्बल का तो मतलब आपको पता ही होगा, दुर्बल का मतलब कमज़ोर। ठीक है, दुर्बल अम्ल मतलब कि कमज़ोर अम्ल, जिसकी ताकत कम है, जिसकी शक्ति कम है, जिसका प्रभाव भी कम है। और प्रबल मतलब जिसका जो बलशाली है, जिसकी शक्ति अधिक है और जिसका प्रभाव भी अधिक है। आपने सुना होगा कि जो अम्ल होता है वो किसी भी चीज़ पर गिर जाए तो वो उसे जला देता है। अम्ल मतलब एसिड, एसिड अगर किसी चीज़ पर गिर जाए तो उसे जला देता है। ठीक है, लेकिन हम अम्ल का तनुकरण करते हैं। अम्ल के तनुकरण के बारे में भी आपने पढ़ा है। अम्ल का तनुकरण करते हैं तो प्रति इकाई आयतन में जो H आयन की सांद्रता होती है वो कम हो जाती है, और वैसा होने से उसकी प्रबलता भी कम हो जाती है। तनु अम्ल, जैसे आपने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ठीक है, आपके पास ये सांद्र था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र था, यानी कि इसकी सांद्रता बहुत अधिक थी। आपने इसमें जो अम्ल है ये, इसको आपने जल में डाल दिया, इस अम्ल को आपने जल में डालकर इसका तनुकरण कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया तनु HCl, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इन दोनों में से इसका प्रभाव ज़्यादा होगा और इसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि इसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो गई। कैसे कम हो गई ये भी मैंने आपको समझाया था, तनुकरण करने से कैसे प्रभाव पड़ता है, सांद्रता में क्या कमी आती है। बिल्कुल ऐसा ही क्षारक के साथ भी होता है। अगर आप क्षारक का तनुकरण करते हो तो वो तनु क्षारक बन जाता है और उसकी सांद्रता में भी कमी आती है। किसकी सांद्रता में? OH आयन की सांद्रता में। प्रति इकाई आयतन में OH आयन कम हो जाते हैं, इसलिए वो क्षारक भी दुर्बल हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर इतनी प्रकार के अम्ल हैं, कोई प्रबल अम्ल है, कोई दुर्बल अम्ल है, और हमें ये भी नहीं पता कि अगर अम्ल प्रबल है तो कितना प्रबल है और दुर्बल है तो कितना दुर्बल है, ऐसे ही क्षारक के बारे में भी नहीं पता, तो इसका पता कैसे लगाया जाए? इसका पता लगाने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक बनाया गया जो सभी सूचकों का मिश्रण है। सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक मतलब सर्वत्र जो उपयोग किया जा सकता है किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि किसी की प्रबलता या दुर्बलता बताने के लिए, जिसका प्रयोग
किया जा सकता है। जो सार्वत्रिक सूचक है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। वो जैसे आपके पास लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र, आपके पास जैसे अभी मैंने बताया ना कि सांद्र HCl है, आपने उसका तनुकरण करके तनु HCl बना दिया। ठीक है, सांद्र है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपने इन दोनों में एक एक लिटमस पत्र डाला नीला। ठीक है, इसमें भी डिप किया आपने और इसमें भी डिप किया, यानी कि डुबोया, तो दोनों ही लाल हो जाते हैं। इसमें भी लाल हो गया, इसमें भी लाल हो गया, और वो तो होगा ही क्योंकि दोनों ही अम्ल हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो दुर्बल हो जाता है सांद्र से, तो वो फिर कैसे पता लगाया जाए? उसका पता लगाने के लिए ही सार्वत्रिक सूचक बनाया गया है। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक क्या करता है, वो इसके अंदर अलग रंग देगा, सांद्र HCl में अलग रंग में आएगा उसके अंदर, और तनु HCl में उसका रंग अलग आएगा। ठीक है, तो उसका यही फ़ायदा है कि उससे हम ये भी बता सकते हैं कि दिया हुआ, ये तो बता ही देंगे कि ये अम्ल है, साथ में ये भी बता देंगे कि ये प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, तो वो सार्वत्रिक सूचक जो है वो क्या है, उसे हम pH स्केल कहते हैं या pH पत्र कहते हैं। जैसे लिटमस पत्र होता है ना लाल और नीला, वैसे ही pH पत्र भी आता है। ठीक है, तो उपस्थित आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। इस स्केल को कहते हैं pH स्केल। अब ये स्केल ऐसा नहीं है जैसे आप सोचो कि जैसे आप लंबाई नापने के लिए स्केल का यूज़ करते हो, वैसा स्केल नहीं है कोई। ठीक है, ये वैसे ही आप पेपर पे बना लो, चाहे 0 से लेकर 14 तक इसके ऊपर अंक होते हैं। स्केल का मतलब सिंपल सा होता है पैमाना, किसी चीज़ को मापने के लिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्लास्टिक का या स्टील का जैसे हमारा होता है फुट्टा वैसा ही बना हुआ हो। स्केल का मतलब एक पैमाना है, वो आप पेपर पर भी बना सकते हो। जो pH है, इसमें pH का क्या मतलब है? अब ये जो वर्ड हैं दो, pH का क्या मतलब है? यहाँ पर जो P है ये एक जर्मनी भाषा के शब्द पुसांस से, इसको हिंदी में पुसांस कहते हैं, पुसांस से लिया गया है, और पुसांस का मतलब है शक्ति या ताकत। ठीक है, और H का मतलब आपको पता ही है, H आयन। मतलब pH स्केल क्या बताएगा हमें? pH स्केल हमें H आयन की शक्ति बताएगा। H आयन मतलब अम्ल की या क्षारक की भी। ठीक है, ये हमें pH स्केल हमें H आयन यानी कि अम्ल की शक्ति बताएगा, उसकी प्रबलता बताएगा, उसकी दुर्बलता बताएगा, और ऐसे ही ये क्षारक की भी प्रबलता और दुर्बलता दोनों बताता है। ये जो स्केल है ये 0 से लेकर 14 तक होता है। इस पर 0 से 14 तक अंक होते हैं, और बिल्कुल बीच में क्या आएगा, इसके बिल्कुल बीच में आएगा 7। अब जिसकी pH 7 है, अगर कोई विलयन है उसकी pH हमने ज्ञात कर ली सार्वत्रिक सूचक से, यानी कि pH पत्र से, उसकी pH 7 आ गई, तो उसका मतलब है कि वो विलयन हमारा उदासीन है। और उदासीन का क्या मतलब है कि ना तो वो अम्लीय प्रकृति का है, ना ही वो क्षारकीय प्रकृति का है। अब 7 से जो नीचे हैं, 0 से 7 तक अगर किसी की pH आती है तो वो होते हैं अम्ल। अगर किसी विलयन की pH 0 और 7 के बीच में आ गई तो वो अम्ल होगा, और अगर किसी की pH 7 और 14 के बीच में आ गई तो वो क्षारक होगा। अब इसका क्या फ़ायदा है? अगर ये अम्ल और क्षारक बता रहा है, वो तो हम लिटमस पत्र से भी बता ही रहे थे कि नीला लिटमस पत्र लाल हो गया तो विलयन अम्ल है, और अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो गया तो विलयन क्षारक है, और वही चीज़ ये बता रहा है। तो इसका फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है? आप 7 से 7 से जितनी दूर जाओगे विलयन की प्रबलता बढ़ती जाएगी। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो ये कि 7 से नीचे वाले जो विलयन हैं, अगर किसी जो विलयन जिनकी pH 7 से कम है वो सभी अम्ल हैं, और जिनकी pH 7 से ज़्यादा है, 14 तक है, वो सभी क्षारक हैं। और दूसरी चीज़ कि 7 से आप जितनी दूर जाओगे प्रबलता उतनी ही बढ़ती जाएगी।
7 से आप दूर जा रहे हो 0 की तरफ, तो प्रबलता बढ़ती जाएगी। किसकी प्रबलता बढ़ेगी? अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, क्योंकि 0 से 7 तो अम्ल है। और अगर आप 7 से दूर जा रहे हो, 0 की तरफ जा रहे हो, तो अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाएगी। और अगर आप 7 से दूर यानी कि 14 की तरफ जा रहे हो, तो क्षारक की प्रबलता बढ़ती जाएगी। 7 से जितने दूर मतलब उतना ही ज़्यादा प्रबल। 7 से 14 की तरफ जा रहे हो तो क्षारक की प्रबलता बढ़ रही है, 7 से 0 की तरफ आ रहे हो तो अम्ल की प्रबलता बढ़ रही है। 7 के जितने नज़दीक होगे उतना ही अम्ल या क्षारक दुर्बल होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये पीएच स्केल के बारे में बताया है कि इसकी जो इस स्केल पर सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं हम। साधारण भाषा में हम क्या कह सकते हैं, पीएच क्या है? साधारण भाषा में पीएच, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि पीएच से आपका क्या अभिप्राय है, तो आप जो मैंने आपको बताया कि पी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, और पीएच का मतलब है कि एच आयन की या अम्ल या क्षारक की शक्ति, तो आप वो भी बता सकते हो। या अगर आप परिभाषा को एक वाक्य के रूप में लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकीयता को दर्शाती है। अगर 7 से कम है पीएच तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारक है। हाइड्रोनियम आयन मैं आपको अब तक एच आयन बोल रही थी, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि एच आयन जो है हम उसको इस तरह से लिखते हैं, या तो एच आयन एक्वस यानी कि जल में, या फिर हम उसको हाइड्रोनियम आयन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में या एच आयन के रूप में, दोनों एक ही बात है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही पीएच कम होगा। अगर किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बहुत अधिक है तो पीएच कम होगा, और अगर किसी विलयन में OH आयन की सांद्रता बहुत अधिक है तो उसका पीएच ज़्यादा होगा। आपको यही बताया मैंने, OH आयन की सांद्रता अधिक का मतलब प्रबल क्षारक, और क्षारक प्रबल किधर होता है? 7 से दूर यानी कि 14 की तरफ। और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक का मतलब प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल कहाँ होता है? 7 से दूर यानी कि 0 की तरफ। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा, और यदि 7 से ज़्यादा है, 14 तक है, तो ये इसमें OH आयन की सांद्रता में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, अर्थात यहाँ क्षारक की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये कागज़ की तरह से होता है, जैसे लिटमस पत्र दिखाया था मैंने आपको, बिल्कुल वैसा ही पीएच पेपर होता है, बस ये थोड़ा सा पीले से रंग का होता है, और उसके ऊपर पैमाना बना हुआ होता है, स्केल बना हुआ होता है जिसमें अलग अलग रंग दिखाए हुए होते हैं। ये आप देखिए इस तरह से पेपर दिया हुआ होगा, तो उसमें जो रंग आएगा, मान लो आपने नींबू पानी ले लिया या नींबू का रस ले लिया, उसमें आपने पीएच पेपर को डुबोया, आपने उसको निकाला और सूखने के लिए रख दिया। ठीक है, तो उसका रंग जो है ना वो ऑरेंज आ गया मान लो, तो ऑरेंज रंग, डार्क ऑरेंज या ऑरेंज कह सकते हो आप, तो ये वाला रंग आ गया उसका, तो इसका मतलब है उसकी पीएच क्या है? उसकी पीएच है 2। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया भी है कि नींबू के रस का जो पीएच है वो लगभग 2.2 होता है। शुद्ध जल का 7, शुद्ध जल मतलब जो हमारे घर में टैप से आ रहा है, नल से आ रहा पानी ना हो, ना ही जो हमारे आरओ से या एक्वागार्ड से आ रहा है वो दोनों में से कोई भी नहीं, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण मिले हुए होते हैं, तो वो शुद्ध जल नहीं है। शुद्ध जल का मतलब जिसमें सिर्फ ये वाले कण हों, H2O, जल का सूत्र होता है H2O, और जिसमें सिर्फ H2O यही हो, वो शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल का होता है 7। हमारा जो रक्त है, ब्लड है, उसका होता है 7.4। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं कि नींबू के रस का लगभग कितना होता है। रक्त का तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नींबू का रस अम्लीय होता है, मैंने आपको
लिटमस पत्र, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी चीज़ खट्टी होती है वो अम्लीय होती है। ठीक है, तो नींबू का रस खट्टा होता है तो ये अम्लीय है। जठर रस क्या होता है? जठर रस होता है जो हमारे पेट में, हमारे आमाशय में जो रस बनता है वो, क्योंकि वो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसलिए इसकी pH 7 से कम होगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारक होता है। इसका सूत्र होता है मैग्नीशियम, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आ गया इसमें, तो ये क्या हुआ? क्षारक, इसलिए इसकी pH 7 से अधिक, यानी कि और कितने बताई है? 10 होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बहुत, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत प्रबल क्षारक है, इसलिए उसकी pH लगभग 14 ही होती है, 13.5 14 इतनी ही होती है। अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में pH पत्र डुबोया, आपने उसको सूखने के लिए रखा, तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़े नीले रंग का हो जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि जो ये विलयन है वो प्रबल क्षारक का विलयन है। और हमारा, अगर हमें ये भी पता है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, तो हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका बना हुआ आता है। pH पेपर पर ये रंग दिए हुए आते हैं हमें, तो इससे हम मिलान करके बता सकते हैं कि हमारा जो विलयन है वो उसकी pH कितनी है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H आयन और OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अभी आपको मैंने समझाया ये भी कि जितनी अधिक H आयन की सांद्रता होगी उतना ही वो प्रबल अम्ल होगा, जितनी अधिक OH आयन की सांद्रता होगी उतना ही प्रबल वो क्षारक होगा। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लें, समान सांद्रता का मतलब है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाती हूँ कि आपने 100 मिलीलीटर ले लिए, 2 परखनली ली, दोनों में आपने 100 मिलीलीटर जल ले लिया। ठीक है, 100 मिलीलीटर आपने जल ले लिया दोनों में। इसके अंदर आपने 2 ग्राम या 2 मिलीलीटर एसिटिक अम्ल डाला। एसिटिक अम्ल आपको ध्यान आ रहा है कुछ, किस में बताया था मैंने? एसिटिक अम्ल सिरके में होता है। और इसमें हमने 2 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, ये भी 2 मिलीलीटर, तो दोनों की सांद्रता समान होगी। ये भी 100 मिलीलीटर में 2 मिलीलीटर और ये भी 100 में 2 मिलीलीटर, दोनों की सांद्रता समान होगी। ठीक है, यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल ले लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। अब दोनों में सांद्रता बराबर है, दोनों हमने बराबर अम्ल डाला है, उसमें एक में हमने 2 मिलीलीटर एसिटिक अम्ल और एक में हमने 2 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अलग होती है, वो अभी आपका ज़्यादा डिटेल में नहीं है, वो आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अलग होती है, इसलिए उनकी प्रबलता में भी फ़र्क आता है, डिफरेंस आता है, अंतर आता है। जो एसिटिक अम्ल है उसमें H आयन कम बनते हैं, इसलिए वो दुर्बल अम्ल है, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें H आयन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए वो प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो H आयन अधिक उत्पन्न करने वाला अम्ल प्रबल अम्ल है, और जबकि H आयन अधिक कम उत्पन्न करने वाला अम्ल दुर्बल अम्ल है। इसके आगे ये है कि क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षारक क्या होते हैं? अब आप बिल्कुल बता पाएंगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि आप प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसमें H आयन अधिक होते हैं वो प्रबल अम्ल हैं, और जिसमें H आयन कम होते हैं वो दुर्बल अम्ल हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही हम जानते हैं कि क्षारक क्या होते हैं, जिनमें OH आयन होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी में OH आयन कम है तो वो दुर्बल क्षारक है, और किसी में OH आयन अधिक है तो वो प्रबल क्षारक है। आपको अब दुर्बल और प्रबल क्षारक के उदाहरण भी याद रखने हैं। प्रबल क्षारक के उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और भी हैं इसके उदाहरण। ऐसे ही तो आप 2 उदाहरण याद रख सकते हो इसमें। और दुर्बल क्षारक के उदाहरण आप याद रख सकते हो कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड। ये आप उदाहरण प्रबल और दुर्बल क्षारक के आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्रबल क्षारक के 2 उदाहरण बताओ या दुर्बल क्षारक के 2 उदाहरण बताओ। इसी तरह से ही आपको अम्ल के बारे में भी बताना है। आपको ये याद रखना है कि प्रबल अम्ल कौन से हैं।
प्रबल अम्ल में ये 3 तो हैं ही, आपको बिल्कुल याद रखने हैं ये, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल के उदाहरण, दुर्बल अम्ल में आपने कई बार पढ़ा है एसिटिक अम्ल। अगर आप, वैसे तो आपको फॉर्मूले याद करने ज़रूरी हैं, लेकिन नहीं भी याद होता है तो आप वैसे भी लिख सकते हो एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल इसका उदाहरण है, और इसके अलावा कार्बोनिक अम्ल भी इसका उदाहरण है। ये प्रबल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। आप ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, और या आप टेबल भी बना कर रख सकते हो दुर्बल प्रबल अम्ल की और दुर्बल प्रबल क्षारक की। इस तरह से आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल प्रबल कितना है और क्षारक प्रबल कितना है, सार्वत्रिक सूचक की मदद से, यानी कि जिसे हम पीएच पत्र भी कहते हैं, उसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं। और आपको इसका महत्व भी पता चल गया होगा कि प्रबल और दुर्बल क्षारक या अम्ल होने का क्या महत्व है, प्रबल अम्ल का क्या महत्व है, दुर्बल अम्ल का क्या महत्व है, ऐसे ही प्रबल और दुर्बल क्षारक का क्या महत्व है। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको सब समझ आया था तो वेरी गुड, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी तरह की, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी।